सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय समाज के पाठ्य परिदृश्य के बारे में। इसे हम शास्त्रीय परिदृश्य या शास्त्रीय दृष्टि भी कहते हैं। भारतीय समाज को समझने के लिए हमने जो भारतीय समाज है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो प्राचीन समय से विभिन्न काल बने हैं, उन कालों में विभक्त करके भारतीय समाज को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये विभिन्न काल, इनमें सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, उसके बाद में मध्यकाल और उसके बाद में हम आएंगे आधुनिक काल पर। ये काल महत्वपूर्ण है भारतीय समाज को समझने की दृष्टि से। विभिन्न कालों में समाज किस प्रकार का पाया जाता था, क्या व्यवस्था थी समाज की, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे पाठ्य परिदृश्य के अंतर्गत। समाजशास्त्र में समाज का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा समाज की संरचना एवं परिवर्तन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। भारतीय समाज, इसकी संरचना और इसमें होने वाले जो विभिन्न परिवर्तन हैं, इन सभी परिवर्तनों को, इसकी संरचना को समझने का प्रयास करेंगे हम पाठ्य परिदृश्य के अंतर्गत। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाज के संबंध में सही और पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए जो समाज है उस समाज का दो दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। पहला है स्थिर अध्ययन और दूसरा होता है गतिशील अध्ययन। स्थिर जो अध्ययन होता है उसके अंतर्गत हम संरचना को शामिल करते हैं और गतिशील में हम परिवर्तन को शामिल करते हैं। तो इन दोनों ही दृष्टियों से हम भारतीय समाज को समझने का प्रयत्न करेंगे। स्थिर दृष्टिकोण अर्थात संरचना किस प्रकार की थी और गतिशील दृष्टिकोण अर्थात समाज में किस किस प्रकार से परिवर्तन आए। जब समाज की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है तो यह समाज का स्थिर दृष्टिकोण है, लेकिन जब किसी विशिष्ट समाज में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तो यह समाज का गतिशील पक्ष है। भारतीय समाज का अध्ययन हम दो दृष्टियों से कर सकते हैं। पहला है शास्त्रीय या पाठ्य परिदृश्य या दृष्टि और दूसरा है क्षेत्र कार्य दृष्टि। इन दोनों ही प्रकार से हम भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं। समाज का शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करते समय पाठ्य परिदृश्य पर ध्यान देना होता है और पाठ्य परिदृश्य का तात्पर्य यह है कि समाज से संबंधित जो भी लिखित सामग्री पाई जाती है उसके आधार पर समाज की संरचना, उसके प्रकार्य तथा गतिशीलता को समझने का प्रयत्न किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो प्राचीन धर्म ग्रंथ, जो प्राचीन लिखित सामग्री हमारे पास में है, जो प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, उन ग्रंथों में समाज की संरचना के बारे में, प्रकारों के बारे में और जो गतिशीलता या परिवर्तन हमें विभिन्न कालों में समाज में देखने को मिले हैं, इन सब को समझने का प्रयास हम करेंगे पाठ्य परिदृश्य के अंतर्गत। भारतीय समाज का अध्ययन हम पाठ्य दृष्टिकोण से कर सकते हैं और साथ ही यह अध्ययन क्षेत्रीय कार्य दृष्टि से भी किया जा सकता है। पाठ्य दृष्टिकोण से अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। अतीत को लिखित सामग्री के आधार पर जाना जा सकता है। पाठ्य सामग्री के आधार पर भूतकालीन समाज को समझने में सहायता मिलती है। इसके आधार पर वर्तमान भारतीय समाज को अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान की जड़ें अतीत में ही होती हैं। पाठ्य सामग्री के द्वारा जो हम समाज का अध्ययन करते हैं, तो जो पाठ्य सामग्री है उसका तात्पर्य होता है लिखित सामग्री की उपलब्धता। इस प्रकार की सामग्री के प्रमुख स्रोत ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत,
विदेशियों द्वारा लिखित विवरण आदि होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो भी लिखित सामग्री संबंधित समाज से संबंधित है उसको हम पाठ्य सामग्री में शामिल करते हैं। इन स्रोतों के अध्ययन के आधार पर समाज का जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है वही पाठ्य परिदृश्य के अंतर्गत आता है। भारतीय समाज और संस्कृति को समझने के लिए पाठ्य सामग्री पर जोर देना या पाठ्य सामग्री पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इस सामग्री के द्वारा हम भारतीय समाज की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी प्रकार से समझ पाएंगी। जो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने विभिन्न भागों में बांटा है ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए भारतीय समाज की संरचना, उसके प्रकार्य के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। यह निश्चय पूर्वक कहना कठिन है कि कब और कहाँ से प्रथम बार मानव ने भारत को अपना निवास स्थान बनाया, किंतु भूगर्भ शास्त्रियों का मत है कि दक्षिण भारत में उस समय भी मानव का अस्तित्व था जब ऑस्ट्रेलिया, भारत और अफ्रीका एक ही भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे। समय समय पर यहाँ विभिन्न स्थानों से अनेक प्रजातियों के लोग आते रहे और उनका यहाँ इतना मिश्रण हुआ कि आज यह कहना बड़ा कठिन है कि भारत के मूल निवासी कौन थे और भारतीय संस्कृति को जन्म किसने दिया। लेकिन जो कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और संस्कृति प्रागैतिहासिक काल में जन्म ले चुकी थी और उनका एक व्यवस्थित रूप उस समय विद्यमान था। सिंध के लरकाना तथा पंजाब के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर किए गए उत्खनन कार्य से ज्ञात होता है कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ एक समुन्नत सभ्यता जन्म ले चुकी थी, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता का निर्माण ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व द्रविड़ों द्वारा किया गया था। यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, वरन इसका प्रसार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, काठियावाड़, गुजरात और उत्तरी राजस्थान तक था। यह संस्कृति नगरीय संस्कृति थी जिसमें ईंटों के पक्के भवन बने हुए थे। नगर में नालियाँ तथा सुनियोजित रूप से सड़कें बनी हुई थी। प्रत्येक गली में एक कुआं व स्नानागार था। सिंधु घाटी के लोग शिवलिंग तथा मातृ देवियों के उपासक थे। वे प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे, इसलिए ही वे पेड़ पौधे, नदी एवं पशुओं की पूजा करते थे। वे सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्र बुनना जानते थे। विभिन्न प्रकार की मिट्टी और धातुओं की मूर्तियों और उनकी भाव भंगिमाओं से ज्ञात होता है कि उनमें कला के प्रति लगाव था। वे संगीत एवं नृत्य में रुचि रखते थे। स्त्रियां विभिन्न प्रकार की धातुओं के आभूषण धारण करती थी तथा श्रृंगारिक प्रसाधनों का उपयोग भी करती थी। खुदाई में मोहरें भी प्राप्त हुई जिन पर पशुओं के चिन्ह अंकित हैं। ये लोग निकटवर्ती देशों से व्यापारिक एवं वाणिज्यिक संबंधों से जुड़े हुए थे। लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, वस्त्र, लकड़ी आदि के अनेक उद्योग भी उस समय प्रचलित थे। यहाँ के लोग गेहूँ, मांस एवं मछली, दूध, घी आदि का प्रयोग करते थे। उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे कुल्हाड़ी, भाला, कटार, गदा, धनुष, बाण आदि का निर्माण कर लिया था। सिंधु सभ्यता में लेखन कार्य एवं भाषा का भी विकास हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ लोग जिन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया ऑस्ट्रेलोइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। यह सभ्यता लगभग 2000 ईस्वा पूर्व तक कायम रही। आर्यों के भारत आने में संभवतः इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा।
इस प्रकार से ये प्रागैतिहासिक काल है जो हमें यह बताता है कि प्रागैतिहासिक काल में भारतीय समाज किस प्रकार का था। ये विभिन्न जो अवशेष मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, वो अवशेष हमें उस समय के उस प्राचीन काल समाज के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं। ये सबसे पहला काल है जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा है प्राचीन काल, और प्राचीन काल को विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। इसमें सबसे पहला है वैदिक काल, दूसरा है महाकाव्य काल, तीसरा जैन एवं बौद्ध काल, इसके नेक्स्ट है मौर्य काल, अगला है शक व कुषाण काल, और उसके बाद में गुप्त काल। ये जो प्राचीन काल है, इस प्राचीन काल को 6 भागों में विभक्त किया गया है, 6 कालों में विभक्त किया गया है, ताकि हम इन सभी कालों को भली प्रकार से समझ सकें और भारतीय समाज का अध्ययन हम अच्छे प्रकार से कर पाएँ। तो प्राचीन काल में सबसे पहला है वैदिक काल, और वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे जो 2500 वर्ष ईसा पूर्व भारत में आए। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन दोनों ही कालों में जो भारतीय समाज की संरचना रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले पूर्व वैदिक काल के बारे में हम जान लें। आर्यों द्वारा निर्मित पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति का ज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है, जो उनकी सबसे प्राचीन रचना है। पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक परिवार समाज व्यवस्था का आधार थे। गांवों में ग्राम पंचायतें होती थी, जिसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। संपूर्ण समाज 4 वर्णों में विभक्त था और चारों ही वर्णों के कर्तव्य निर्धारित थे। शासन का कार्य राजा द्वारा किया जाता था, जो सामान्यतः वंश परंपरागत होता था। राजा को सलाह देने के लिए परिषद तथा पुरोहित होते थे। उस समय समाज में स्त्रियों को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवाएं पुनः वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकती थी। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। इसी समय विश्वधारा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाएं हुई हैं। इस काल में गेहूं, जौ, दूध, फल, मांस एवं सोमरस आदि का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के लिए रथों की दौड़, युद्ध, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र आदि का सहारा लिया जाता था। आर्य लोग पशुपालन एवं कृषि का कार्य करते थे। वे मुद्रा का प्रयोग जानते थे तथा व्यापार भी करते थे। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को करने वाली अलग अलग जातियां थीं। बीमारी से मुक्ति पाने के लिए जड़ी बूटियों एवं जादू टोनों का प्रयोग किया जाता था। आर्य अनेक देवी देवताओं के उपासक थे। वे सूर्य, चंद्रमा, वायु, जल एवं प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और यज्ञ तथा हवन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। तो ये है पूर्व वैदिक कालीन समाज की संरचना। किस प्रकार वहाँ पर धर्म था, मनोरंजन के क्या साधन थे, समाज किस प्रकार का था, महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की पाई जाती थी। ये सारी जानकारी हमें जो हमारा प्राचीन वेद है, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद से हमें ये सभी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो कि हमें पूर्व वैदिक कालीन समाज के बारे में जानकारी देता है। वैदिक काल का दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद के बाद का समय उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसी समय अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई थी। इस युग में आर्यों की संस्कृति का प्रसार भारत के अन्य भागों में भी होने लगा था। उन्होंने पूर्व में गंगा और यमुना के मैदान तक तथा दक्षिण में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की गई, जिनमें कौशल, काशी, विदेह आदि प्रमुख हैं। इस युग में राज्यों का विस्तार एवं युद्धों में सफलता के कारण राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई।
राजा वंशानुगत होते थे, फिर भी निरंकुश नहीं थे। राजा प्रजा और कानूनों का रक्षक था। वह सैनिक एवं न्याय संबंधी कार्य करता था। राज्याभिषेक के समय राजा से कहा जाता था, हे राजन, यह राज्य तुम्हें कृषि प्रगति एवं जनसाधारण के सुख वैभव के लिए दिया जाता है। इस समय राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र की भी स्थापना हुई। इस युग में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार तो था, किंतु वे संपत्ति में उत्तराधिकारिणी नहीं होती थी और वर्ण व्यवस्था का इस युग में प्रचलन था। ये वैदिक काल का दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद के अलावा जो 3 वेद हैं हमारे, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनकी रचना इसी काल में हुई थी और इन तीनों ही वेदों के द्वारा हमें उत्तर वैदिक कालीन जो राजा थे, जो समाज थे, जो प्रजा थे, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।